What is physics? What is physics? बोलो. पास कर गए ना फिजिक्स? अरे पास किया ना सब फिजिक्स. 33 मार्क्स आया ना मिनिमम. हाँ बोलो कितना आया मार्क्स? 33 मार्क्स आ गया, बस बहुत है. हाँ 33 से ज़्यादा आया तो अच्छी बात है. मेरे लिए 33 मार्क्स काफ़ी है. ये बताओ फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स. Mathematics is the language of physics. It's not about study of mathematics. Physics itself is a subject. Mathematics itself is not a subject. Mathematics is a only helping tool to understand physics. बोलो. कैसे पास किए रे? स्टडी स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस मतलब स्पीड पढ़ेंगे तो नहीं हुआ फिजिक्स. उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फेनोमेना कहते हैं, एनर्जी नहीं बोलते. नेचुरल इवेंट्स या नेचुरल फेनोमेना बोलते हैं. तो स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचुरल फेनोमेना से पढ़ते हैं, सिर्फ उसके बारे में नहीं, उसके लॉज के बारे में पढ़ते हैं. नेचुरल इवेंट्स. नेचुरल इवेंट्स क्या क्या है? क्या मोशन एक नेचुरल इवेंट है कि नहीं है? अगर नेचर में जो भी चीजें हो रही है सब नेचुरल इवेंट है. मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, द थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं हम लोग. तो ये सब जो है नेचुरल फेनोमेना है. तो नेचुरल फेनोमेना के लॉज, इससे रिगार्डिंग लॉज जो होता है उस लॉज को पढ़ना ही फिजिक्स है. तो लॉज के लिए जो आपको बेसिक चीजें चाहिए, उसका जो एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उस एट्रीब्यूट्स को लॉज से कैसे एसोसिएट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. जैसे मान लो मोशन में पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, और फिर उससे एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, और उसका लॉज एसोसिएट करेगा कि वो मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कॉज क्या है उसका, वो सब चीज़ एसोसिएट करेंगे, फिर लॉज उसमें शामिल होगा. तो उस पूरे पार्ट को हम लोग मोशन कहेंगे. वैसे लाइट में लॉज है. मोशन का लॉज है कि नहीं है? लॉज ऑफ मोशन है ना, है कि नहीं रे? लॉज 3 लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन का. वैसे लाइट में है ना लॉज, बहुत सारा भरा हुआ. क्या क्या लॉ है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर डिफ्रैक्शन का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत सारा चीज़ है उसमें. हाँ, फिर वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का ओम्स लॉ, और किरचॉफ्स लॉ, फैराडेज लॉ, उस मैग्नेटिज्म में आ जाएगा. वैसे थर्मोडायनेमिक्स में है स्टीफेंस लॉ, बहुत सारा लॉ है. बोल्ट्जमैन का लॉ है. तो वी आर स्टडिंग अबाउट लॉज ऑफ नेचर. हु इन्वेंटेड द लॉ? बस मतलब सारा लॉ जो है न्यूटन ने ही इन्वेंट किया, और कोई नहीं किया, और कोई है ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं जानते. इतना सारा नाम तो अभी बोल दिया मैंने. The law of nature is invented by Allah subhanahu wa ta'ala, no one other than Allah. Invention means before that person there will be no laws. अगर मान लो मैं कि न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ कह रहा हूँ,
तो क्या न्यूटन के पहले ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो फुलफिल करता था नेचर में? था कि नहीं था? था ना? तो इट वाज नॉट द इन्वेंशन, इट वाज ओनली अ डिस्कवरी. लॉज कैन बी डिस्कवर्ड, कांट बी इन्वेंटेड. याद रखेंगे इसको. जो डिस्कवर करता है उसको हम लोग साइंटिस्ट वगैरह कहते हैं. नाउ व्हाट अबाउट स्टडी? हु विल स्टडी? अगर फिजिक्स हम लोग, हाँ, खाली साइंटिस्ट फिजिक्स पढ़ता है और हम लोग पढ़ते हैं जो. अगर मैं पूछूं हु विल स्टडी, अगर मान लो कि आपको नेचुरल इवेंट्स के बारे में पढ़ना है, मोशन के बारे में जानना है, तो आप मोशन के बारे में जानने के लिए जो पर्सन असाइन किया जाएगा वही क्वेश्चन इसका क्वेश्चन बना. हु विल स्टडी अबाउट मोशन? तो हु विल स्टडी अबाउट मोशन? द आंसर इज ऑब्जर्वर. हु विल स्टडी? हाँ, तो स्पेशल नेम है. स्पेशल नेम है उस पर्सन का जो कि ऑब्जर्व करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वर. नाउ हाउ दे विल स्टडी? ऑब्जर्वर फिजिकल फेनोमेना या नेचुरल फेनोमेना को कैसे ये करता है, स्टडी करता है. मोशन के बारे में स्टडी कैसे करेंगे? उसका स्पीड कैलकुलेट करेंगे. किसी चीज़ का स्पीड कैलकुलेट करना, वेलोसिटी कैलकुलेट करना, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना, ये सब चीज़ करेंगे ना. तो ऑब्जर्वर ये सारी चीज़ें करेगा कैसे? आंख मूंदेगा, बोलेगा स्पीड इसका इतना, फिर आंख मूंदेगा, फिर उसका एक्सेलरेशन इतना, ऐसा कर लेगा? तो कैसे कैसे ऑब्जर्व करेगा? वही तो बोल रहा हूँ. आंख खोल के ऑब्जर्व करेगा, मतलब आंख खोलेगा, देखेगा अच्छा वो मोटरसाइकिल जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर और वो बस जा रही है 51 किलोमीटर पर आवर. कैसे ऑब्जर्व करेगा? अरे वही तो बोल रहा हूँ, एनालाइज कैसे करता है बताओ तो. क्या आपको बोल दिया जाए कैसे करेंगे? अच्छा, आपको बोला जाएगा डिस्टेंस ही मेजर करो, छोड़ो स्पीड के बारे में. डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोला, एक बस गई यहाँ से वहां तक, घर से स्टेशन, डिस्टेंस मेजर करिए. डिस्टेंस बताइए कितना हुआ, तो क्या करोगे? देखकर बता दोगे? नहीं सर, खुद खुद जाएंगे उसमें. अच्छा, जाके देखोगे कि कितना डिस्टेंस हुआ? देखने से डिस्टेंस पता चल जाता है? अरे तुम लोग सिंपल बात नहीं समझ रहे हो. हाँ, मेजरमेंट. An observer always does measurement. आपको पूछे कि कैसे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा चीजों को, तो मेजरमेंट करके चीजों को ऑब्जर्व करेगा. किस चीज को ऑब्जर्व कर, किस चीज को मेजरमेंट में लाया जा सकता है? फिजिकल क्वांटिटी. तो अगर आपको पूछे क्या मेजर करेगा, तो आप क्या आंसर करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. ऑब्जर्वर की पहचान होती है कि उसके पास क्या होता है. ऑब्जर्वर की पहचान होती है उसके पास स्केल होता है, स्टॉप वॉच होता है टाइम मेज़र करने के लिए, है ना. स्केल का मतलब क्या? खाली मीटर वाला स्केल नहीं, टेम्परेचर मेज़र करने वाला स्केल को स्केल ही कहेंगे. थर्मोमीटर को भी स्केल ही कहते हैं, एमीटर को भी स्केल ही कहते हैं, है ना. स्केल का मतलब मेरे पास जो स्केल है वही, वो स्टिक वाला स्केल, वही स्केल नहीं होता है. स्केल का मतलब जो चीज़ से मेज़र किया जा सके उसको. अच्छा, मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या होता है?
मेज़रमेंट कंपैरिजन होता है, कंपेयर करना होता है। आपको कोई चीज़ मेज़र करने दिया जाएगा तो आप कंपेयर करके बताओगे। अगर मान लो आपको मीटर स्केल नहीं दिया गया और रूम का लेंथ मेज़र करना हो तो आपके पास जो भी अवेलेबल चीज़ें होगी उससे आप मेज़र कर सकते हो। जैसे मान लो पेन है, पेन से मेज़र करना शुरू कर देंगे। एक बोलेंगे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, ऐसे करके, यानी कि आपने 1 पेन को ये जो लेंथ ऑफ द पेन है उसको आपने 1 माना और उसके मुकाबले में आप लेंथ मेज़र कर रहे हो कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रूम, मतलब व्हाट इज़ द हाउ मच टाइम्स समथिंग इज़ बिगर और स्मॉलर देन द चूजन यूनिट। आप जिस चीज़ को बोल रहे हो ना वही यूनिट है। आप कोई हाथ से मेज़र करके लाया, बोलेगा 10 हाथ है रूम, 10 हैंड्स, है ना। कोई फीट से मेज़र करेगा, बोलेगा कि नहीं 12 फीट्स है। तो सब तो एक ही लेंथ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप 1 को डिफाइन आप खुद से कर रहे हैं, किसको 1 कह रहे हैं। तो ये क्या है मेज़रमेंट? मेज़रमेंट इज़ नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। समझ में आया? तो यस सर। कंपैरिजन किसका? कंपैरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी किसके साथ? विथ इट्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। नहीं समझ में आया? और फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। सिंपल है, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। इसका आप मेजरमेंट कर सकते हो। जिसका मेजरमेंट नहीं किया सकता वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए, 33 से ज़्यादा 34 मार्क्स आ गया, है ना, तो पूरा खुश, 34 मार्क्स आया, 1 नंबर ज़्यादा आया। तो आपको पूछेंगे आप कितने खुश हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। तो कितना किलो खुश हैं, कितना मीटर खुश हैं, है ना, या कितना एम्पियर खुश है? नहीं बता सकते, राइट। देयर इज़ नो यूनिट फॉर योर हैप्पीनेस। क्लियर है? तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगा। तो योर हैप्पीनेस इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे मेज़रमेंट की और यूनिट की। देखो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट किसको कहते हैं? बोलो। किसी को डिपेंड नहीं करता, उसकी वजह से सारे यूनिट बने। डिपेंड नहीं करता मतलब? डिपेंड नहीं करता मतलब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉइंट्स एंड मेजर्स। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कोई भी क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होना चाहिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। नहीं तो क्या होगा कि अगर इंडिया के पास में अगर मीटर स्केल अगर इतना बड़ा है और अमेरिका वाला बोले कि नहीं हम इतना ही बड़ा रखेंगे स्केल, तो दोनों देश में हो जाएगा प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ट्रेड। तो ट्रेड करते वक्त कोई बोलेगा कि नहीं हम इसको मीटर मानेंगे, बोलेगा नहीं हम अपना मीटर लेके आएंगे, तो दोनों देश में लड़ाई हो जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है विद इन इंडिया अलग अलग जो है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग अपना मीटर स्केल रखने लगे, तो फिर ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको सब कोई मानता है वो है CGPM। ये फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करती है कि मीटर का स्केल क्या होना चाहिए।
तो वो अपने म्यूज़ियम में एक मीटर स्केल का रॉड जो एलॉय का बना हुआ है रखा हुआ है, जिसकी कॉपी जो है वो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। राइट ये बहुत पुरानी बात है। बाद में उसका डिफिनीशन, मीटर का डिफिनीशन बदलता गया। कई डिफिनीशंस जो है मीटर का CGPM ने लेकर आए थे पहले भी। अभी करंट सिनेरियो में मीटर का डिफिनीशन जो है वो लाइट के स्पीड से मेज़र होता है। तो चीज़ें बदल रही हैं, डिफिनेशंस बदल रहे हैं, लेकिन लगभग लेंथ वही है। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। राइट तो स्टैंडर्ड सिर्फ उसका डिफिनेशन बदल गया कि इसको 1 मीटर किसको कहेंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो बताने वाला ऑर्गेनाइजेशन है CGPM है। तो एक यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट तब कहा गया है जब उसमें कुछ शर्तों को फॉलो किया है। जब स्टैंडर्ड यूनिट ने कुछ शर्तों को फॉलो किया है तब उसको स्टैंडर्ड यूनिट कहे हैं। ठीक है, महमूद आलम प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक। ओके, मैं क्या बात कर रहा था कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट की, तो स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है कुछ शर्तों को फॉलो करना चाहिए। क्या शर्त होना चाहिए? सबसे पहली बात कि अगर कोई यूनिट बनाया गया है तो वो सब पूरे वर्ल्ड वाइड जो है अवेलेबल हो। दूसरी बात, अवेलेबल होने के साथ साथ वो इनवेरिएबल हो। ऐसा नहीं हो कि वन कंट्री में दूसरा, दूसरे कंट्री में तीसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनवेरिएबल हो। ओके, अब ऐसा कोई यूनिट बना दिया, ऐसा कोई स्केल बना दिए हैं जो कि यहाँ मिलता ही नहीं हो, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अवेलेबल भी होना चाहिए, इनवेरिएबल भी होना चाहिए। तो यही बेसिक दो चीज़ें हैं। ये अगर शर्त को फॉलो किया तो हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट के क्वांटिटी में डाल देंगे। और उन्होंने डाला है CGPM का डालना, CGPM डालना है, हमारा काम नहीं है। हमको सिर्फ जानना है क्या क्या यूनिट्स हैं। क्लियर है? उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है बताओ? जैसे CGS या फिर FPS या फिर MKS या फिर SI। CGS में देखो, मैकेनिक्स में 3 चीज़ें मेन होती है, लेंथ, मास और टाइम। मैकेनिक्स में अब थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट में जाएंगे तो एम्पियर भी आएगा। ठीक है, तो लेंथ का CGS में जो यूनिट होता है सेंटीमीटर और ग्राम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। FPS में क्या हो जाएगा? फुट, पाउंड। पाउंड को कैसे लिखते हैं हम लोग? LB से, है ना, स्मॉल LB। पाउंड सेकेंड। MKS में मीटर, किलोग्राम सेकेंड। SI में मीटर, किलोग्राम सेकेंड प्लस 4 मोर। मतलब SI में लेंथ, मास, टाइम के अलावा 4 मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐड किया गया है। मतलब SI जो है MKS प्लस 4 मोर है। पहले लेंथ, मास, टाइम भी था, लेकिन फिर SI ने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जब इंट्रोड्यूस किया गया तो MKS को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। 4 मोर में कौन कौन सा? जैसे लेंथ, मास, टाइम तो हो गया, और कौन कौन सा बचा? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
amount of substance, luminous intensity. ओके, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन केल्विन को कैपिटल के से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर कैपिटल ए, मोल MOL लिख देंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD लिखेंगे। तो SI में ये चार और ऐड हो जाता है, ये चारों। क्लियर है? यस सर। ओके, हम लोग आते हैं सीधा फिजिकल क्वांटिटी पे। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, तो इसका बेस्ड ऑन डिवीज़न, किस तरह से इसको डिवाइड करा गया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी का डिवीज़न हम लोग फंडामेंटल और डिराइव्ड में करते हैं, बट उसी फिजिकल क्वांटिटी का डिवीज़न हम लोग वेक्टर और स्केलर में भी करते हैं, है कि नहीं? तो बेस्ड ऑन किस इंटेंशन से उसको डिवाइड करना है उस पर डिपेंड करेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। कौन कौन सा बोलो? फंडामेंटल, बहुत अच्छा। फंडामेंटल को और क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी, और इसको फिर डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है SI के अनुसार? SI के अनुसार 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन सा अभी हम लोग लिखे हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, 7 फंडामेंटल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप जानते हैं कि 7 कौन सा है, लिख देंगे यहाँ पे। डिराइव्ड क्या होता है? जो फंडामेंटल के टर्म्स में डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट ऑन व्हाट? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, एग्जाम्पल? स्पीड, वेलोसिटी, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, करंट डेंसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो फंडामेंटल होगा, करंट डेंसिटी जो होगा वो डिराइव्ड होगा। ठीक है? व्हाट इज डायमेंशन? जल्दी बता दो, व्हाट इज डायमेंशन? मीटर हो गया, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो कि हम लोग स्पीड को एक्सप्रेस कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में। स्पीड क्या है? लेंथ अपॉन टाइम है। हाँ, लेंथ टाइम का इन्वर्स, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप फोर्स को एक्सप्रेस करो। फोर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लेंथ, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। हाँ, या पहले मास लिख दो, मास, उसके बाद एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं लेंथ, और टाइम। तीनों पे डिपेंड करेगा, टाइम के -2 पे वाट, यही ना। इस तरह से हम लोग इसको फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो इसका एक्सपोनेंट्स बन रहा है, दीज एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशन। तो आप क्या पढ़ोगे? मैं पूछता हूँ, जैसे देखो कैसे इसको पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड?
1 तो आपको एक्सपोनेंट, हाँ एक्सपोनेंट जवाब देना है। वेयर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स? -2। इस तरह से आपको आंसर करना है। तो लिखेंगे डायमेंशन, मैं एक लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स, क्या लिखेंगे? -2। तो 1 -1 1 1 -2 दीज आर डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या एक्सपोनेंट है, दैट एक्सपोनेंट इज नोन एज डायमेंशन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब होता है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला बहुत आसान चीज़ है। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल को किसी भी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए आपको, तो आप उसको ऐसा वाला साइन में बंद कर दीजिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगा, आप उसका डायमेंशन फार्मूला चाहिए तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में जोड़ देंगे। इसका मतलब वी आर लुकिंग फॉर डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, यस सर। पक्का? यस सर। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला, जैसे मान लो मास है तो उसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल M। जैसे लेंथ हो L, टाइम हो कैपिटल T, करंट हो इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, टेम्परेचर हो कैपिटल थीटा, थीटा से केल्विन लिख सकते हैं, या फिर कभी कभी थीटा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डायमेंशन फार्मूला का, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे? सबको एक साथ, मतलब जो जो होगा उसके अंदर। डिराइव्ड फंडामेंट, जैसे मान लो कि आपको स्पीड का निकालना हो, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी का LT -1। आप कैसे निकालते हैं कोई चीज़ का डायमेंशन फार्मूला? दो मेथड है। या तो आप इसका फार्मूला जानते हैं, स्पीड का क्या फार्मूला होता है ना, या फिर आप उसके यूनिट से बता सकते हैं। या तो आपको उसको डायरेक्ट फार्मूला आपको मालूम हो, या फिर आपका यूनिट मालूम हो, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो स्पीड को जैसे हम लोग मान लो कि लिखते हैं हम लोग समथिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर आप स्पीड का यूनिट जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ और पर सेकेंड मतलब टाइम का इन्वर्स। समझ गए? वैसे ही एक्सेलरेशन बोलो, LT -2, फोर्स MLT -2, चलो ये सब तो बढ़िया है। स्ट्रेस ML -1, स्ट्रेस होगा प्रेशर वाला इक्वेशन ना, ML -1 T -2। स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का हो जाएगा MLT -2, एरिया का नीचे हो जाएगा L²। चलो रेजिस्टेंस का क्या होगा बताओ? हाँ, इधर मिटा दूं सब। देखो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे लीव किए हैं, थोड़ा सा याद दिलाना मुझे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़े हैं। यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। देखो देखो देखो, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ से क्या लिखते हैं हम लोग? V/I लिखते हैं। V क्या है? पोटेंशियल क्या, कैसे डिफाइन होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। अरे नहीं, यही ना है पोटेंशियल।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। चार्ज Q इंटू आई, ऐसा लिख देंगे। अब हमको रेजिस्टेंस का अगर हमको चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला, तो वर्क का लिखेंगे कितना? ml2 t-2, और Q का लिखेंगे IT। यस सर। Q का फॉर्मूला I इंटू टाइम लिख सकते हैं ना ऐसा? तो I का एम्पियर A, टाइम का कैपिटल T, और पहले से एम्पियर A है। ठीक है, हो गया? यस सर। क्या हो गया? M ml2 2 t-1 t-3 ना? हाँ। A किसी का सही नहीं हुआ। ठीक है, चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। किस किस किसका बाबू? हाँ देखो, पोटेंशियल जो होता है ना, सुनो मेरी बात सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या वोल्टेज जो डिफाइन होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। तो V को हम लोग W/Q लिख दिए। W का जो वर्क का जो अब वर्क का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, Q का निकाल सकते हैं, I का निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला देख लिया हमने। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला मतलब वर्क का हो जाएगा ml2 t-2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला रूल लगा देंगे, ml2 t-2 में L लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे Q का IT होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो करंट का एम्पियर, टाइम का कैपिटल T, और पहले से करंट था उसका एम्पियर है IA लिख दिए, और फिर इसको सॉल्यूशन में बना लिए। ये हो गया, समझे? चलो एप्सिलॉन नॉट का बताएंगे। m-1 l-3 t⁴ A2 A2 से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना। हाँ रे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका देखो हम निकालेंगे कैसे दोनों का। तो एक फॉर्मूला देखो, कूलम्स लॉ का होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट को कर दो इधर, और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन ऑफ पूरे का डायमेंशन निकालना पड़ेगा इधर से, 1/4πr², और ऊपर हो जाएगा Q1 Q2। Q1 Q2 मतलब चार्ज का स्क्वायर, मतलब A इंटू टी, ऐसे चार्ज है I इंटू टी, मतलब A इंटू टी, A² T² डिवाइडेड बाय 4π। देखो कांस्टेंट होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। 4π इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसलिए इसको हटा देंगे। F डिपेंड करेगा, तो कैसे डिपेंड करेगा? तो ml-2 r² का हो जाएगा L²। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, म्यू नॉट निकालना हो तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 1/√μ0। हाँ, ये आप पढ़े होगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, है ना? तो आप यहाँ से ये स्पीड ऑफ लाइट अगर मालूम है तो म्यू नॉट निकाल सकते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट हो जाएगा 1/c² एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको यहाँ से c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ही है, LT-1 ही होगा इसका, तो आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं इससे देखकर। म्यू नॉट डायमेंशन ऑफ 1/c²। c² का मतलब हो गया L² T-2, LT-1 का स्क्वायर कर दिया हम लोग, और फिर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहाँ से निकाल के इसमें रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ml-2 A-2। अब हमको नहीं मालूम, जो है वही है, आपस में तुम लोग देख लो, म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर लो क्या आंसर है। ओके, हम लोग देख रहे थे कि v² का डायमेंशन L² T-2 हो गया, तो U² का क्या डायमेंशन हो जाएगा? वही L2
हाँ, L2t-2 ही हो जाएगा क्योंकि वो भी स्पीड का स्क्वायर है। वैसे ही ट्वाइस ए एस का डायमेंशन अगर देखना हो तो यहाँ पर ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन होता है, 2 कांस्टेंट है तो उसका कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, छोड़ देंगे उसको। तो L t-2 और इसका हो जाएगा L, तो अगेन इट इज़ L स्क्वायर t-2। तो हम देख रहे हैं ये तीनों टर्म का डायमेंशन हमको सेम मिला, तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला मिल रहा है, इसका मतलब ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन तो ये भी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 5as, ये है या नहीं है? ये से डायमेंशनली है? हाँ, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो क्या करेक्ट इक्वेशन है? नहीं। तो ये डायमेंशनली करेक्ट होते हुए भी करेक्ट इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब हम फर्दर इसको चेक कर रहे हैं, ये हमारा प्रूफ किया हुआ है 2as होता है इसलिए मानते हैं इसको ये सही है, और 5as सही नहीं होगा क्योंकि प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो है वो करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों हो सकता है, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन ज़रूरी है कि वो इनकरेक्ट ही होगा। क्लियर है? नोट में लिखेंगे, नोट लिख दो जल्दी से। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, a dimensionally correct equation may or may not be correct. A dimensionally correct equation may or may not be correct, but dimensionally incorrect equation must be incorrect. A dimensionally correct equation may or may not be correct, but dimensionally incorrect equation must be incorrect. मतलब डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट स्टेप वो क्लियर कर लिया, उसको आगे के स्टेप में देखा जाएगा कि वो पास करता है कि नहीं है। ये नॉकआउट कंपटीशन हो गया उसके लिए, ये जहाँ पे वो निकल गया वहीं से वो कंपटीशन से बाहर। नॉकआउट कंपटीशन समझते हैं? जो गेम हार गए उसके बाद गेम से बाहर हो जाते हैं, वैसे ही नॉकआउट कंपटीशन है इसके लिए डायमेंशनल क्राइटेरिया। अगर डायमेंशनल क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया तो वो अगले स्टेज में जाएगा। ज़रूरी नहीं कि वो विनर हो गया, है ना। सेमीफाइनल जीतने का मतलब जीतना नहीं होता, उसको फाइनल खेलना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को आगे चेक करना पड़ेगा, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हार गया सेमीफाइनल में तो उसको तो कोई काम ही नहीं हो, उसको निकाल दो, हटा दो, वो टीम ही चली जाएगी वापस अपने घर। समझ गए बात को? चलो, अब ये तो हुआ डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करने का। तो कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि अब प्रेशर है, प्रेशर को अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस बीटा माइनस एक्स लिखा हुआ है, जहाँ P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, T stands for time, X stands for suppose distance, and alpha or beta are constants. आपको अल्फ़ा इंटू बीटा का डिमेंशन बताना हो तो कैसे बताएंगे? सर बीटा का तो x ही हो जाएगा, x का डायमेंशन -। ठीक है, x क्या हो जाएगा? बीटा का डायमेंशन x लिखोगे। l लिखेंगे। हाँ, तो जो लिखना है लिखो, डिमेंशन फार्मूला हुआ, डायमेंशन नहीं हुआ। डायमेंशन सिर्फ नंबर होता है, एक्सपोनेंट। You have to write the dimension formula for alpha into beta. सर अल्फा का mt-4 और बीटा का l। ठीक है। देखो, अल्फा का mt-4 और बीटा का l। हाँ देख लेता हूँ मैं।
देखो एक्स और बीटा का डायमेंशन सेम होने वाला है, तो बीटा का वही हाँ बीटा का वही डायमेंशन होगा जो एक्स का होगा, तो हम बीटा का लिख देंगे एल। तो बीटा माइनस एक्स का भी वही होगा, है कि नहीं? अब हमको प्रेशर का डायमेंशन इक्वेट करेंगे, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अल्फ़ा का डायमेंशन नहीं जानते हैं तो अल्फ़ा का डायमेंशन ऐसे लिख दिए, टी स्क्वायर का हो गया टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर, टाइम हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीटा माइनस एक्स का डायमेंशन हम लोग एल लिखेंगे। प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाता है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब देखो ये एल उधर जाके मल्टीप्लाई होके ये एल और ये एल कट जाएगा, कट जाएगा, इसका पावर वन है, उधर मल्टीप्लाई हो माइनस वन है, कट जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा का डायमेंशन निकल जाएगा। क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, एम टी टू द पावर माइनस फोर। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा का डायमेंशन। बीटा का डायमेंशन निकल चुका है, एल के बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का डायमेंशन निकल जाएगा, एम एल टी माइनस फोर। इजी। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज ए रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी, जहाँ पे ए बी कॉन्स्टेंट है और एक्स डिस्टेंस है, यू पोटेंशियल एनर्जी है। आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। क्विकली निकाल दीजिए, अलग अलग देखो आंसर आ रहा है, बनाना पड़ जाएगा हमको। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वन। देखो एक्स स्क्वायर और बी को ऐड किए हैं, तो इसका मतलब है बी का जो डायमेंशन होगा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। एक्स को पकड़ो, क्या है? हाँ हाँ, एक्स डिस्टेंस है, तो एल स्क्वायर हो गया, ठीक बात है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इधर ए का, और एक्स पावर एल का पावर हाफ हो गया, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है, मतलब एल स्क्वायर होगा। पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चाहे कोई भी एनर्जी हो, यही होगा। अब इसको करेंगे तो उधर हो जाएगा एल टू द पावर फोर, और इसको डिवाइड करेंगे तो घट जाएगा हाफ पावर, है ना। तो आप 4 में हाफ घटाओगे तो 7/2 बचेगा ना, नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल 7/2 और टी माइनस टू, ये ए का डायमेंशन हुआ। अब बी का डायमेंशन हम जो निकाल चुके हैं, बी का डायमेंशन कितना है? एल स्क्वायर है। अब प्रोडक्ट करोगे ए इंटू बी, तो आप एल स्क्वायर मतलब एल में 7/2 प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11/2 हो जाएगा, 11/2 टी टू द पावर माइनस 2। ये वाला इक्वेशन एक इक्वेशन इस तरह का दिया हुआ है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी थीटा वाई वी, है ना, जहाँ पे P जो है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, थीटा टेम्परेचर है। फाइंड द ए एंड बी कांस्टेंट है, ओके। आपको डायमेंशन ऑफ ए निकालना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे? ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, पहले वो उसका निकालो, फिर फ्लक्स का देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। हाँ, कितना आया तुमको? क्या कौन से फॉर्मूला से निकाले हैं बताओ तो? F = QVB sin t।
हाँ, एफ इजिकल टू आई एल बी से भी निकाल सकते हैं ना। यस सर, स्क्वायर लगा सकते। हाँ, तो ये आसान पड़ेगा आपको। तो बी का डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टू ए, और ये एल तो लेंथ ही है, एल एल कट गया, कितना हो गया एम टी माइनस टू एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ईजी। माइनस वन। और मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पूछे तो फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। हाँ, एल टू द पावर एल स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन, इजी। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर दिस वन? क्या करने वाले हो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पुट करके ई का डायमेंशन पुट करके निकालने वाले हो? नहीं, ये तो कैपेसिटर शायद। डोंट डू दैट, स्मार्ट बनो, याद करो कि ये क्या, कौन सा टर्म है ये। कैपेसिटर है क्या? अरे कैपेसिटर कहाँ से आया? दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, यस सर। एनर्जी डेंसिटी कहते हैं इसको। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, तो एनर्जी का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, और वॉल्यूम का हो गया एल क्यूब, बन जाएगा। जी सर। हाँ, ये प्रेशर के डायमेंशन के बराबर आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, आया ना। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का आपको बोले ना कि क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, तो यही फार्मूला होता है इसके लिए भी, तो डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा। तो दिस स्टैंड्स फॉर, लिख देना ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय, सॉरी क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का है टर्म ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दोनों का ये फॉर्मूला है। इसका क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर बाय, नहीं म्यू स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट का क्या हो जाएगा, बता सकते हो? किसका सर? बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट का फिर सोचो, यू डोंट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड म्यू नॉट सेपरेटली एंड फाइंड आउट, डायरेक्टली बता सकते हैं। जिस तरह से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी होता है, उसी तरह से बी स्क्वायर बाय ट्वाइस म्यू नॉट ये मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी होता है। हमने 2 यहाँ पर जानबूझ कर नहीं लिखा। अब 2 से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है कि 2 तो कांस्टेंट है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट की होगी। ये भी एनर्जी डेंसिटी है, तो इसका भी सेम रिजल्ट होगा, कितना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। उसी तरह से कुछ टर्म है, जैसे आर बाय एल पूछा जाए आपसे, तो कितना हो जाएगा इसका डेंसिटी, आर रेजिस्टेंस, एल इज इंडक्टेंस, बता सकते हो इसका डायमेंशन फॉर्मूला? हाँ हाँ, वन बाय आर सी का डायमेंशन, आर सी का डायमेंशन, आर सी क्या है पता है आपको, कहीं टर्म पढ़े हुए, आर इंटू सी,
टाइम कांस्टेंट पढ़े तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में यस सर। टाइम कांस्टेंट है, ये भूल गए। टाइम कांस्टेंट है, R इंटू सी टाइम कांस्टेंट है। समझे तो? जी सर। वैसे ही R बाय एल क्या होता है, ये टाइम कांस्टेंट है तो इसका जो डायमेंशन होगा टाइम कांस्टेंट का, मतलब RC का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब T होगा ये डायमेंशन। तो 1/RC पूछा जाए तो T⁻⁻1 ना हो गया फ्रीक्वेंसी जैसा। यस सर। R बाय एल का क्या होगा? T⁻⁻1। L बाय आर क्या होता है? L बाय आर टाइम कांस्टेंट क्या होता है? R बाय एल होता है या L बाय आर होता है रे? क्या होता है? L/R T होता है ना। R बाय एल टी होता है। तो L/R T होता है। तो बताओ क्या होगा? हमको नहीं पता। जल्दी बताओ। L बाय आर टाइम कांस्टेंट होता है, तो L बाय आर टाइम कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन T का हो जाएगा, तो R बाय एल क्या हो जाएगा? T-1। चलो ठीक है, अब हम लोग दूसरे एप्लीकेशन पे जाते हैं। हमें एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ कि करना क्या होता है। जैसे मान लो कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम है, इसका वैल्यू हमको लेबोरेटरी में निकालना है। हम लोग नहीं समझ रहे किस तरह से टाइम पीरियड किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो एज ए साइंटिस्ट आप अगर सोचेंगे साइंटिफिक मेथड से कि आप किन किन बातों पे टाइम पीरियड को डिपेंड करवाएंगे, तो यहाँ पर हम एजम्पशन लेंगे कि लेट द टाइम डिपेंड्स अपॉन, लेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। अब ये क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है? हो सकता है मास पे डिपेंड करे, लेंथ पे डिपेंड करे, या नीचे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उसको उस पर डिपेंड करे, है ना। तो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला मास m, दूसरा लेंथ l, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे डिपेंड कर रहा है? ये मे बी m स्क्वायर हो जाए या रूट m हो जाए, हम नहीं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पावर कितना होगा, एक्सपोनेंट कितना होगा, किस डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड नहीं जान वो डिपेंडेंसी नहीं जानते। तो हम एज्यूम कर लेंगे A, B और C, और दोनों तरफ डायमेंशनली इक्वेट करेंगे। प्रोपोर्शनल साइन है तो कहीं ना कहीं हमको इक्वेट करने में होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। तो इधर जो डायमेंशन हो जाएगा T का, इधर का डायमेंशन T लिखेंगे, और इधर जो डायमेंशन हो जाएगा मास का m लिखेंगे, m⁴ लिखेंगे, l⁴ लिखेंगे, और LT-1 का पावर LT-2, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो पावर c लिखेंगे, और कोशिश करेंगे दोनों तरफ डायमेंशन को इक्वेट करने का। इधर m का पावर कुछ नहीं है तो 0, l⁴ 0, T⁴ 1,
और इधर डायमेंशन में आ जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर माइनस 2c। समझे क्या तुम लोग? नाउ इक्वेट द डायमेंशन, इक्वेटिंग द डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों तरफ के डायमेंशंस को हम लोग इक्वेट करेंगे तो होगा क्या, जो m का डायमेंशन है a इधर के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से 3 इक्वेशंस निकाल सकते हैं, m के एक्सपोनेंट को इक्वेट करके, l के एक्सपोनेंट को इक्वेट करके और t के एक्सपोनेंट को इक्वेट करके। तो सारा डायमेंशन इक्वेट करो तो b प्लस c कितना हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 2, माइनस 2c इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3, तो आप इससे वैल्यू निकाली a इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस हाफ, और c का वैल्यू है माइनस हाफ, इसमें रखोगे तो b का वैल्यू प्लस हाफ। राइट, नाउ पुट द वैल्यू ओवर हियर। तो हमारा टाइम पीरियड जो एस्टिमेट कर रहे हैं, वी आर एस्टिमेटिंग टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ए मिल गया 0, मतलब मास से इंडिपेंडेंट हो गया ये, m टू द पावर 0 मास से इंडिपेंडेंट हो गया। l टू द पावर कितना आया? हाफ, और g टू द पावर कितना? माइनस हाफ। तो t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l बाई जी, ऐसा लिख सकते हैं ना। हम यहाँ तक टाइम पीरियड का वैल्यू पहुँचा दिए। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, वो डायमेंशनल मेथड से नहीं आएगा, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड से आएगा। दैट इज़ द फर्दर प्रोसेस। डायमेंशनल मेथड में लिमिटेशन है कि बस इतना कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर सकते। क्लियर है? अब सिमिलरली आपको, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, छोटा एग्जांपल है। जैसे मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में डिपेंड्स अपॉन, क्या चीज़ पे डिपेंड कर सकता है? मास, हो सकता है स्पीड पे डिपेंड करे, हो सकता है रेडियस पे डिपेंड करेंगे, जिस सर्कल में घूम रहा है। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, स्पीड and radius. We don't know how much the exponent is. A, B, C डाल दिया, ये अपनी मर्जी से। तो इधर जो डायमेंशन, दोनों तरफ डायमेंशन अगर लिखोगे तो इधर हो जाएगा ml t माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन लिख डाला। इधर मास का डायमेंशन a पावर lt माइनस 1 b पावर रेडियस, मतलब लेंथ ही है ना, रेडियस तो पावर c। तो आप दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करिए। इधर m का पावर टोटल कितना है, इधर और कोई m नहीं है तो a है, इधर कितना है 1 है तो 1। इधर l का डायमेंशन कितना है, b पावर है, यहाँ पर c पावर है, तो क्या लिखेंगे b प्लस c। इधर कितना है 1 है तो इज इक्वल टू 1। t का पावर यहाँ एक ही जगह है, कितना है माइनस b, इधर कितना है माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1 2 3 कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। रख दो, हाँ रख दो, उसमें मिल जाएगा हमको इस एक्सप्रेशन में। तो m टू द पावर कितना 1, v टू द पावर 2, r टू द पावर माइनस 1, तो mv स्क्वायर बाय r आया ना। अब प्रोपोर्शनल हुआ, इतना ही हमने निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं। A new system of units, एनर्जी E, एनर्जी है E, डेंसिटी को D और पावर को P, मतलब इसको फंडामेंटल बना लेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो G का प्रेजेंटेशन इन के फॉर्म में बताइए, समझे क्वेश्चन क्या है, क्या करोगे। G प्रोपोर्शनल टू या डिपेंड्स अपॉन मे बी E, D और P, है ना। तो अगर ये डायमेंशनली है तो डायमेंशन में तो इक्वल कर ही सकते हैं। तो G का जो डायमेंशन होगा
वो इस तीनों के डायमेंशन के बराबर होगा। लेकिन ये कैसे होगा, पावर में कितना होगा नहीं जानते, तो ए बी सी इसका ये कर लिए। ये एनर्जी है, ये डेंसिटी है, ये पावर है। समझ गए? तो अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशनली इक्वेट करके निकाल देना है ए बी सी का पावर। तो जी का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, याद है आपको? m टू द पावर -1 l टू द पावर t -2। ये ठीक लिखा हूं? ठीक लिखा हूं ना? और उधर क्या हो जाएगा, एनर्जी ml टू t -2 का पावर a। ठीक है, बताते जाना। डेंसिटी का क्या लिखेंगे, ml टू द पावर -3 मास पर यूनिट वॉल्यूम का पावर b। पावर का क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो करोगे तो ml स्क्वायर t -3 होगा। नाउ इक्वेट द डायमेंशन। बताओ इधर m का डायमेंशन टोटल कितना हो रहा है, m का पावर a, m का पावर b, m का पावर c, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू इधर कितना, -1। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, l का पावर बताओ इधर कितना, 2a minus 3b plus 2c इज इक्वल टू 3। 3, इक्वेशन नंबर 2। और बताओ t का एक्सपोनेंट, -2a minus 3a minus 2। इसमें t नहीं ना है, इसमें सिर्फ -3c इज इक्वल टू इधर कितना होगा, ठीक लिखा हूं? Yes sir। 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व हो जाएगा? Yes sir। करके बताओ। a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, A is equals to -2 minus b is equals to minus c is equals to ए राबिया, तुम पहले कंफर्म हो जाओ पहले, उसके बाद बोलो। so a is equals to -8 ही है, अब b -1 आ रहा है। a का वैल्यू कितना आ रहा है, हाँ a वैल्यू -1, b का वैल्यू हाँ c इज इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन हुआ, 2 ऑप्शन हुआ। एक तो अलग अलग मान लो कि p का डायमेंशन निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, ml -1 t -2, और c का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा lt -1 स्पीड जैसा। इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो चूंकि एनर्जी पर यूनिट एरिया है ml स्क्वायर t -2, पर यूनिट एरिया का मतलब l स्क्वायर और पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया t, ऐसा ही लिखेंगे। कितना हो जाएगा, l स्क्वायर कट जाएगा, mt -3 होगा। ये इंटेंसिटी का हो गया। अब हमको बोला जा रहा है p टू द पावर x, i टू द पावर y, c टू पावर z विल बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब हो गया p टू द पावर x, i टू द पावर y और c टू द पावर z। डायमेंशनलेस होने का मतलब है कि अगर इसका डायमेंशन अगर निकालोगे तो m टू पावर 0, l टू पावर 0, t टू पावर 0 आएगा। ठीक है, तो p क्या हो गया, पावर ना, क्या है, प्रेशर। देखो सबका डायमेंशन रख दो इधर, ml -1 t -2 का पावर x, i का डायमेंशन लिख देंगे mt -3 का पावर y, lt -1 पावर z, सब मिला के कोई डायमेंशन नहीं, m टू पावर 0, l टू पावर 0, t पावर 0। ठीक, चलो इक्वेट करते हैं। m का पावर कितना हो गया, x प्लस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, माइनस x प्लस z ना,
हाँ, माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और क्या लिखेंगे? माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब इसी दोनों इक्वेशन से मेरा काम हो गया। यहां से देखो x और z इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 से x और z इक्वल है, और x इज इक्वल टू माइनस वाई होगा वहां पे। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड इक्वेशन से x इज इक्वल टू जेड, फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू माइनस वाई। थर्ड ऑप्शन आया। Now you check out this problem. NEET 2017. Yes, sir. वन ऑप्शन आएगा। देखो E क्या है? चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो आप मान लो कि दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय R स्क्वायर लिखोगे। दो प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स लिखोगे ना। अब E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर लिखोगे। इसका डायमेंशन अगर लिखना हो तो F इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन लिखेंगे, MLT माइनस 2 और R टू पावर L स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? चलो ये इसका डायमेंशन निकल गया। और दूसरा क्या क्या टर्म है उसमें देखो। स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं ना, कितना? LT माइनस 1। और क्या जानते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी लिखे तो m माइनस 1 L क्यू T माइनस 2। अब हमको ये तीन चीज के इस टर्म में एक्सप्रेस करना है। किसको किसको एक्सप्रेस करना है? डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो लेंथ के डायमेंशन के बराबर होगा, यानी लेंथ का डायमेंशन के बराबर किसका डायमेंशन होगा? इस तीनों के प्रोडक्ट का डायमेंशन नहीं जानते हैं, तो हम लिखेंगे E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म हो गया C और तीसरा टर्म हो गया G। मान लो इसका पावर नहीं जानते हैं डायमेंशन के फॉर्म में, तो इसका पावर मान लो x, इसका पावर मान लो y, इसका पावर मान लो z। दोनों का डायमेंशन इक्वेट कर लो जल्दी से। तो इधर कितना हो जाएगा? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0 हो गया ना। और इधर इसका डायमेंशन हम लिख चुके हैं, कितना? ml3 t माइनस 2 का पावर x, c हो गया lt माइनस 1 पावर y, और g m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 का पावर z। चलो इक्वेट करो डायमेंशंस। m का पावर हो गया x, उधर हो गया माइनस z, x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना? z। इक्वेशन नंबर 1। फिर बताओ दूसरा 3x प्लस y और प्लस 3z, हाँ प्लस 3z इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? 1 है, इक्वेशन नंबर 2। चलो एक बार और कोशिश करते हैं t वाला। माइनस 2x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों के क्वेश्चन जल्दी। x इज इक्वल टू z है, तो अब जहां जहां z है वहां x करके दो इक्वेशन कन्वर्ट कर लो और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इस दोनों इक्वेशन में 2 और 3 में जहां जहां z है वहां वहां x रख के इक्वेशन को चेंज कर लो दो इक्वेशंस में, x और y वाला। z को हटा दो, x कर दो, और जल्दी से वैल्यू निकाल दो कितना आ रहा है। x और z की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, कितना आ रहा है, और y की वैल्यू कितनी आ रही वो बता देंगे। समझ में आया ना तुम लोग को ये प्रॉब्लम? उसी तरह का प्रॉब्लम देखो मैं दिखा रहा हूं। उसी तरह का प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 है जो नीट 2016 में पूछा गया है। देख रहे हो? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ, ये जो मैं हाईलाइट किया हूं, दिख रहा है?
इट इज ऑन द सेम प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, नीट 2015 का, ये भी उसी प्रिंसिपल पे है। समझ में आया क्या नहीं? 4 भी उसी प्रिंसिपल पे है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, AIPMT 2015 उसी प्रिंसिपल पे है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए हैं, राइट? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उसी प्रिंसिपल पे है, सेम AIPMT 2014। You can see that how many times this concept is repeated. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 26 भी उसी तरह पे बनेगा, 27 उसी पे बनेगा। मैं सीट भेज दूंगा आपको, 27 भी उसी पे बनेगा। क्लियर है? उसी कंसेप्ट पे ये सारे प्रॉब्लम्स है। कोड 25 भी उसी कंसेप्ट पे है। ऊपर जो प्रॉब्लम है ये वाला कोड 25, दिस वन। ठीक है, अब हम लोग, मैं छोड़ दे रहा हूं, आया क्या ना? कितना आया z और x, कितना आया बताओ? नहीं निकाले? कितना आया? 1/, z और x 1/2 आया, और y -2 आया। तो आप रख के देख लो। हाँ रख दे, देखो z और x दोनों 1/2 आया, तो z और x एक साथ करके 1/2 मतलब रूट कर लेना, और c का पावर -2 है मतलब नीचे c स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो थर्ड एप्लीकेशन, डायमेंशनल मेथड का थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। थर्ड एप्लीकेशन में क्या है? कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप जब मेजर करके लाते हो तो उसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और उसका कुछ ना कुछ आप यूनिट लिखते हैं। तो आप जैसे मान लो कि 10 मीटर लिखे हैं, तो क्या इसको हम लोग 1000 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते? Yes, sir. लिख सकते हैं ना? या फिर आप इसको 10,000 mm लिख। हाँ, ये मैं बात कर रहा था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और नेम ऑफ द यूनिट से लिख सकते हैं। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1/u2 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये जो है बेसिक फॉर्मूला है आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम का। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोला गया 1 जूल या फिर 10 जूल एनर्जी है, आप इसको CGS यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे? तो देखो रूल क्या है कि हमको n1 मिल गया है, n1 इज इक्वल टू क्या हो गया 10, और u1 क्या है? SI सिस्टम ऑफ यूनिट में है। u1 मतलब जूल, मतलब किस सिस्टम में है? u1 SI में है। उसी तरह हमको n2 चाहिए u2 क्या चीज़ में होना चाहिए? CGS में होना चाहिए। तो अगर हमको n2 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? n1 u1/m2 u2, यही लिखेंगे ना? सबसे पहले ये चीज़ क्या है? ये एक एनर्जी है। आप बगल में हिंट के लिए एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या लिखोगे? ml2t-2। अब इसके हेल्प से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर m है ना, तो इसको देखो n1 u1/u2 का मतलब हो गया m1/m2
फिर L1/L2, फिर T है तो T1/T2, दोनों यूनिट सिस्टम में। अब इस डायमेंशन फॉर्मूला में जो एक्सपोनेंट है वो सारा एक्सपोनेंट इसमें भी डालेंगे। इसमें स्क्वायर है और इसमें पावर कितना है? -2। हाँ, -2 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? n1 का वैल्यू हमको 10 दिया हुआ है और m1 देखेंगे मास है और किस सिस्टम में देखना है। 1 मतलब SI, 2 मतलब CGS। अब लिखते जाएंगे। मास का यूनिट बताओ SI में, kg लिखेंगे। और m2 मतलब मास का यूनिट सेकेंड यूनिट सिस्टम में, बोलो ग्राम। फिर बोलो L1 मीटर सेंटीमीटर पावर 2 सेकेंड -2 सेकेंड कट जाएगा। इसको एक छोटा सा स्टेप और लेंगे। केजी को क्या हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं बाय ग्राम, और क्या मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं बाय सेंटीमीटर। और सेकेंड तो कट ही गया उधर, ये स्क्वायर था। सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम कट जाएगा, क्या बचेगा? 1000 यहाँ से बचा और 100 का स्क्वायर यहाँ से बचा। कितना हो गया? 10 टू द पावर 4, 7, 10 इंटू 10 टू द पावर 6 हुआ, 7 दो, हाँ 10 इंटू 10 पावर 7, यही ना हुआ। तो आप n2 की वैल्यू निकाले हैं, n2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप जैसे n1 u1 लिखते हैं तो n1 मतलब हो गया 10 और u1 का मतलब जूल, तो इज इक्वल टू n2 मतलब 10 टू द पावर 7 CGS यूनिट में। तो CGS यूनिट में क्या हो जाएगा? क्या होता है नाम उसका? अर्ग होता है। तो जूल को जैसे आप लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्ग को लिखा जाता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? ये एक तरीका हुआ कैसे आप इसको सिस्टम ऑफ यूनिट को बदलेंगे। क्लियर है? सुनो, लिखो कन्वर्ट 5 न्यूटन फोर्स, convert 5 Newton force in a system of unit, convert 5 Newton force in a system of unit, convert 5 Newton force in a system of unit in which mass is measured, in which the unit of mass, in which the unit of mass is 10 kg, in which the unit of mass is 10 kg, comma, unit of length is 100 centimeter, नहीं 10 centimeter, unit of length is 10 centimeter, unit of length is 10 centimeter, and unit of time is 2 minute, and unit of time is 2 minute. n2 निकालना है। n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 u1 बाई u2। फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन पहले लिख लो, डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, राइट। तो n1 कितना दिया? 5,
और ऊपर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1000 ग्राम। U1 जो है, U1 है SI में और ये नए न्यू सिस्टम में है ना। तो न्यू सिस्टम में मास का यूनिट क्या है? 10 kg ना। हाँ, तो ऊपर में 1000 ग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा kg लिखेंगे और नीचे 10 kg लिखेंगे, जो यूनिट है वही लिखेंगे। फिर L का डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब L तो मीटर में होता है, तो चलो उसको 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, नए वाले यूनिट में 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर टाइम का बोलो, सेकेंड होता है और वो नीचे वाला 2 मिनट का है ना, तो 2 मिनट मतलब 2 × 60 सेकेंड लिख सकते हैं। इसका पावर कितना? -2। इसका पावर 1, इसका पावर 1। देखो केजी केजी कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। ये 10 में से ये कट गया, मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकेंड कट गया। अब ये चूँकि -2 पावर है तो क्यों ना इसको ऊपर करके स्क्वायर कर दिया जाए, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 120। 10 कट गया, बताओ कितना आ रहा है अब? देखो 12 × 25 = 60, 600 इंटू 120, 600 इंटू 20, 12×6 = 72, 720 और फिर 20। बाहर छक बहुत ठीक तो है। नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ, तो कितना हुआ ये? 7.2 इंटू 10⁻³ हुआ। ये किसका आया था? मेरा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम इस पे बेस्ड रहता है। लिमिटेशंस आज पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे? बोलो, पेशेंस है? क्या क्या लिमिटेशंस है बताओ? सर बोलो। सर कितने देर तक होगा? देखो उसका पेशेंस लूज हो रहा है। नहीं सर, पेशेंस लूज नहीं हो रहा, मेरा ना डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है सर। चल जा भाग। लिमिटेशंस है 10 मिनट का, 10 मिनट लगेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अगर इंक्लूड करेंगे तो। हाँ सर, 10 मिनट बढ़ जाएगा सर। ओके। लिमिटेशंस देखो, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस में पहली बात कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है किसी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए फिक्स नहीं होता है, कि अगर आप डायमेंशनल फार्मूला को देख लें तो बता देंगे कि अच्छा ये डायमेंशन फार्मूला जो है उस क्वांटिटी का है, फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे मैं बोल दूं कि ml 2t-2 किसका डायमेंशन है? किसका है? एनर्जी का। मैं बोलूं टॉर्क का है, क्या गलत बोल रहा हूं मैं? मैं बोलूँगा वर्क का है, गलत बोल रहा हूँ? एनर्जी का भी वही होगा। ओके, होगा ना? तो इसका मतलब क्या है कि एक डायमेंशन फॉर्मूला मल्टीपल क्वांटिटीज़ का हो सकता है। तो आप इसको यूनिकली डिफाइंड नहीं होता है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एक लिमिटेशंस हो गया। दूसरा लिमिटेशंस है कि जैसे कोई मेथड में जा रहे, साइंटिफिक में जो डिड्यूस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ वाले मेथड में थे, तो उसमें हम लोग कोई कांस्टेंट को डिड्यूस नहीं कर पाए थे। जैसे आपने टाइम पीरियड जो निकाला था, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू √L/g तक पहुँचे थे, लेकिन अगर आपको याद होगा तो टाइम पीरियड 2π√L/g होता है ना? 2π का इंफॉर्मेशन डायमेंशनल मेथड से नहीं आता है। क्लियर है? दूसरी बात, ये वाला चीज़ हो गया, ये 2π यहीं तक हो जाएगा। एक और बात, तीसरी बात कि ये जो डायमेंशनल मेथड होता है डिडक्शन वाला,
उसमें से प्रोडक्ट टाइप को ही हम डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपने इसमें प्रोडक्ट एल, जी और एम को प्रोडक्ट टाइप में पावर दे के डिड्यूस किया था। लेकिन कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इसमें वो डायमेंशनल मेथड वाले, एनालिसिस वाले मेथड से डिड्यूस किया जा सकता है इस फॉर्मूले को? नहीं कर सकते। तो सिर्फ प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट टाइप फॉर्मूलाज कैन बी डिड्यूस्ड थ्रू अ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। ये लिखाना पड़ेगा सब कि बोलते चला जाओ? हाँ, सुनते जाओ। दूसरी बात, और एक बात देखो कि ये वाला डिड्यूस कांट बी डिड्यूस्ड। कोई भी जिसमें प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट के अलावा प्लस आ गया, माइनस आ गया, या फिर कोई इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया जिसमें कि जिसमें साइन हो, कॉस हो, साइन हो, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो। क्या बोले? थर्ड वाला मेथड है, उसको डिराइव कर सकते हो तो हो जाएगा। हाँ, तो एस इज इक्वल टू क्या लिखो? प्रोपोर्शनल टू यू, प्रोपोर्शनल टू टी, प्रोपोर्शनल टू ए, पावर हो गया इसका एक्स वाई जेड। कर लोगे, ये आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, ये प्लस साइन आएगा? नहीं आएगा ना, वही कह रहा हूँ मैं, जहाँ पे प्लस साइन आ गया नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात, ये हाफ भी तो नहीं डिड्यूस कर सकते डायरेक्टली, नहीं, कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो तो उसको तो डिड्यूस नहीं कर किया जा सकता। नेक्स्ट हो गया कि अगर मान लो कि कोई रिलेशन, मान लो प्रोडक्ट टाइप ही हो, बट मैकेनिक्स में 3 वेरिएबल होते हैं, एम, एल और टी, यही होता है ना। तो आप जब एम, एल और टी का एक्सपोनेंट्स यानी डिमेंशंस इक्वेट करेंगे दोनों तरफ, तो हाउ मेनी मैक्सिमम इक्वेशंस यू कैन फॉर्म? 3 इक्वेशंस। तो सपोज मान लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा एक क्वांटिटी पे डिपेंड करे। जैसे मान लो कि एक क्वांटिटी हम ले लिए ए, डिपेंड्स अपॉन एक्स, वाई, जेड और मान लो टी, और इसका पावर हम लिख दिए हम लोग कुछ भी इस तरह से एम, एन, ओ, पी। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव? 4। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे तो हमारा वेरिएबल्स हो जाता है, अननोन वेरिएबल्स हो जाता है 4। और इसको इक्वेट करके, डायमेंशनली इक्वेट करके, जिसमें कि एमएलटी का डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो मैक्सिमम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं 3। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए तो क्या उसका सॉल्यूशन आ पाएगा? नहीं। नहीं आ पाएगा। तो एमएलटी जो है मैकेनिक्स का ये चीज़ है। तो इन मैकेनिक्स हम कह सकते हैं, इन अदर थर्मोडायनेमिक्स में और भी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो गए, करंट भी आ गया तो और भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन मैकेनिक्स में जिसमें कि एम एल टी के अलावा और तीसरा चौथा नहीं होता है, तो वी कैन नॉट डिड्यूस अ रिलेशन इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी बताता हूँ। जैसे टाइम पीरियड ऑफ ए कौन सा पेंडुलम है रे वो, एक सिंपल पेंडुलम होता है, एक फिजिकल पेंडुलम होता है। फिजिकल पेंडुलम का क्या होता है टाइम पीरियड, बता सकते हो? 2 पाई अंडर रूट आई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय mgl। याद आया कि नहीं? Yes, sir. तो टाइम पीरियड कितने फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? 4 पे। तो क्या इसको हम डिड्यूस कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड, डिडक्शन मेथड से? नहीं कर सकते, क्योंकि मैकेनिक्स में आई, एम, जी, एल तीनों पे आप इक्वेशन पावर डालोगे तो 4 वेरिएबल्स हो जाएगा और इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे 3। तो नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वी कैन नॉट डिड्यूस। ओके, नोट में लिखना है, लिख लोगे। if a physical quantity depends upon more than 3 physical quantities,
if a physical quantity depends upon more than 3 physical quantities in mechanics, comma, cannot be deduced, cannot be deduced. फिर देखो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि साइन थीटा या फिर कॉस थीटा या फिर कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस, इसका अपना कोई डिमेंशन नहीं होता है। लिख देना ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन डू नॉट हैव एनी डिमेंशंस। देखो साइन का डायमेंशन क्यों नहीं होता? साइन का डायमेंशन इसलिए नहीं होता कि वो तो रेशियो है, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो साइड बाय साइड, तो एक साइड का जो भी यूनिट होगा दूसरे साइड का वही यूनिट होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए उसका डायमेंशन नहीं होता है। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, और इसको डिड्यूस भी नहीं किया जा सकता अगर किसी फॉर्मूले में आ गया तो। बात समझ में आया? यस सर। ओके, इतना काफ़ी है। इस पे कुछ इसके लिमिटेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और फिर मैं आपको एरर्स बताऊंगा।